Morning student. Today we are start और revision starting with Python. Okay. आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पाइथन का रिवीजन कर रहे हैं और बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पाइथन क्या है? पाइथन व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन। जो पाइथन है, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाय यूजिंग द पाइथन क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। इसको ना 1991 में जूलियो वैन रोसम 1991 में जूलियो वैन रोसम ने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था, इसको बनाया था, ठीक है ना। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन डू पाइथन? एक तो पाइथन से हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन डिजाइन कर सकते हैं, फंक्शनलिटी। अब क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं टू टाइप्स के, एक तो होते हैं वेब एप्लीकेशन और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, वो भी हम पाइथन से डिजाइन कर सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक सिस्टम पर वर्क करते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं जो कि सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, वेब एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम पाइथन ही क्यों? इससे पहले की लैंग्वेज थी C++, सी, जावा, .NET, PHP, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिससे ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन हम पाइथन को क्यों यूज़ करें? ऐसा इसमें क्या है एक्स्ट्रा कि हम पाइथन को ही यूज़ करें? तो पाइथन का एक तो है कि पाइथन जो है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग रीडेबिलिटी मीन्स इसका जो सिंटैक्स है और रीडिंग कोड है वो काफ़ी इजी है। ये इंग्लिश के सिमिलर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना सेम उसी के सिमिलर है, ठीक है ना। इसका जो से कोड है, अगर मैं जावा की बात करूँ या .NET की बात करूँ तो इसमें अगर कोई कोड 20 लाइन में हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम या कोई कोड हम 20 लाइन में अगर डिजाइन हो रहा है तो पाइथन में वो कोड 10 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 लाइन में पाइथन में वो कोड कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स जो कोड है, कोड का हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। सेकंड थिंग आती है इसमें कि अदर लैंग्वेजेस में अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अदर लैंग्वेज में अगर हमें कोई लाइन टर्मिनेट करनी, जैसे हमने ये लाइन लिखी पूरी और इसको हमें टर्मिनेट करनी, मतलब खत्म करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट में हमारा क्या होता है कि उसमें हमें सेमीकोलन यूज करना होता है, ठीक है ना। लेकिन पाइथन में सेमीकोलन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें किसी, जैसे हमारा ये कोड है, हमें इसको एक ब्लॉक में रखना है, तो अदर लैंग्वेजेस में हमको क्या करना पड़ता है? इसको हमको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करना होता है, ओपन और क्लोज। लेकिन पाइथन में ये नीड नहीं है, हमें ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होती है। स्टेटमेंट टर्मिनेट के लिए हमें सेमीकोलन की नीड नहीं होती है। तो इसी टाइप से बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है प्रोग्रामिंग की जो कि इसे एलिमिनेट करती है, कम करती है, ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस से पाइथन को क्या करता है? डिफर करता है। ये अगर हम कंपैरिजन करें तो इन लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन काफ़ी इजी है और पाइथन में प्रोग्रामिंग काफ़ी
इजी है और हेल्पफुल है। ठीक है, जब हम अब बात आती है इसमें, ये तो हो गया कंपैरिजन कि अदर लैंग्वेजेस में और इसमें क्या है। अब क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग हमारा होता है, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है सिमिलर टू इंग्लिश, हम उसको टाइप करते हैं प्रोग्राम को, उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं इंग्लिश के। लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम हमारा समझता है मशीन लैंग्वेज। सिस्टम हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो सिमिलर होती है 0 1 1 0 के फॉर्म में। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज हमारी होती है 0 1 1 0 के फॉर्म में होती है। लेकिन हमारा जो कोड होता है वो कैसा होता है, हाई लेवल होता है। इंग्लिश सिमिलर टू इंग्लिश होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन ये हमारी मशीन लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल मीन्स 0 1 1 0 की प्रोग्रामिंग इसमें होती है। ठीक है ना, तो जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो सोर्स कोड को ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, तो इस कोड को हमारा सिस्टम नहीं समझता है। सिस्टम समझता है इस फॉर्म को, इस लैंग्वेज को सिस्टम समझता है, इस कोड को सिस्टम नहीं समझता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसमें एक कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, इंटर कन्वर्टर होता है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो हमारे कन्वर्टर हैं वैसे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। ये जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ ये पूरा सिलेबस 11th में आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी है उसमें इसको रिवाइज दिया है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ना वो रिवीजन का है, इसलिए मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th का पोर्शन है। ठीक है, तो हमारे जो कन्वर्टर होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वो होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। कंपाइलर जो हमारा होता है, कंपाइलर का यूज क्या होता है कि जैसे जो लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, .NET, ओके, PHP, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने नाम सुने होंगे उसमें यूज होता है कंपाइलर। कंपाइलर में क्या होता है कि सपोज जैसे हमारा 100 लाइन का कोड है, हमने कोई प्रोग्राम बनाया और वो 100 लाइन का है, ठीक है ना, तो 100 लाइन के कोड को ये एक बार में कन्वर्ट कर देगा एट वंस, एक बार में ही पूरा काम एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर इसमें ये तो हो गई इसकी एग्जीक्यूशन हो गया कि एक बार में ही पूरा सबको एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज दैट हमारे प्रोग्राम में 5 एरर हैं, सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्स की एरर है, जैसे कि आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए, कर्ली ब्रेसेस को बंद करना भूल गए, ओपन करना भूल गए, है ना, तो ये हमारी होती है सिंटैक्स की एरर। आपने कहीं इसको ओपन किया कर्ली ब्रेसेस को और क्लोज करना भूल गए तो ये सिंटैक्टिकल एरर है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, पूरे कोड को कन्वर्ट करता है एक बार में। कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो भी एरर होती है वो नीचे शो कर देता है कि आपके प्रोग्राम में 5 एरर है या 6 एरर है। ठीक है, ये तो कंपाइलर की बात हो गई। असेंबलर इंटरप्रेटर जो हमारा होता है, इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे इस लाइन को उसने कन्वर्ट किया, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसको कन्वर्ट किया, इसमें कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को हमारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। इन केस अगर किसी लाइन में कोई एरर है, सपोज दैट इस लाइन में कोई एरर है, तो ये जब तक इस एरर को आप करेक्ट नहीं करोगे ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। ये हमारा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है हमारा असेंबलर। असेंबलर ये स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होती है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज पहले यूज होती थी ना, उसमें असेंबली जो लैंग्वेज होती थी उसमें असेंबलर यूज होता था। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये 0-1 लो लेवल और हाई लेवल का कॉम्बिनेशन होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इनिशियल में डिजाइन हुई थी जब लो लेवल पे प्रोग्रामिंग करना काफी डिफिकल्ट था, तो तब उस कंडीशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई थी, जो कि कुछ सिमिलरिटी उसमें लो लेवल की थी, कुछ हाई लेवल की। आज जनरली असेंबली यूज नहीं होती है। अब आता है इन दोनों में कंपैरिजन। जनरली मार्केट में ये दो ही यूज हो रहे हैं। अगर हम टाइम एग्जीक्यूशन की बात करें तो कंपाइलर हमारा फास्ट होता है, क्योंकि सारे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। कंपाइलर के कंपैरिजन में इंटरप्रेटर हमारा स्लो होगा, ठीक है ना। अब आती है इफिशिएंसी, है ना। इफिशिएंसी की बात करें तो हमारा इंटरप्रेटर ज़्यादा सही है। कैसे कि इंटरप्रेटर में हम कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं, तो किसी लाइन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमको वहीं पता चल जाता है कि ये यहाँ पे एरर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कंपाइलर में हमको ये बात पता बाद में चलती, जबकि पूरा कोड कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उस एरर को 1 बाय 1 सर्च करते हैं। अरे इस लाइन में तो नहीं है, इस लाइन में तो एरर नहीं है। मीन्स 1000 लाइन का कोड है हमारा, 1000 में क्या होगा, अब कंपाइलर में लाइन बाय लाइन आप चेक करते जाओगे कहाँ पे एरर है, कहाँ पे, तो इसमें एरर फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। इंटरप्रेटर में हमको एरर फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लगता है। तो एक तो अगर हम टाइम की बात करें, है ना, रिजल्ट की बात करें तो कंपाइलर फास्ट देता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो हमारा इंटरप्रेटर ज़्यादा अच्छा होता है एज ए कंपैरिजन कंपाइलर, क्योंकि इसमें एरर फाइंड आउट करना इजी होता है कंपैरिजन कंपाइलर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन इंडेंटेशन, ठीक है ना। पाइथन इंडेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो अगर हमारा कोड है, ठीक है ना, तो उस कोड को हम ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ब्लॉक में हम किसी प्रोग्राम को क्यों कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल को क्यों बनाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमारा 1000 लाइन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, अगर हम इस प्रोग्राम को पूरा एक साथ लिख दें, ठीक है, और सेकंड होता है कि हम इसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दें, है ना। मान लो 250 मतलब हम इसको 4 मॉड्यूल में अगर हम कन्वर्ट कर दें, तो अब इसमें क्या होगा, एक तो ये प्रोग्राम है कि हमने पूरा एक साथ कोड कर दिया, और एक इसको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल जाता है किस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ उसी मॉड्यूल को चेक करते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप अगर इसमें मॉड्यूल नहीं कन्वर्ट करोगे तो पूरे कोड को आपको चेक करना होगा। लेकिन अगर आपने उस प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल से क्या होगा कि अगर किसी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस मॉड्यूल से उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। सेकंड बेनिफिट क्या होता है, जब टीम वर्क होता है ना, किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए उसमें होता है टीम वर्क, ठीक है ना। अगर आप पूरा कोड एक साथ कर रहे हो तो दूसरे एम्प्लॉय को वर्क आप असाइन ही नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि एक ये मॉड्यूल मैं डिजाइन करूंगा, दूसरे से बोल दिया आप इसको डिजाइन करना, थर्ड से बोल दिया आप इसको करना, फोर्थ से इसको बोल देना, बाद में सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो काम है वो भी अलग अलग एम्प्लॉय को असाइन हो गया, हमारा काम फास्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथन इंडेंटेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा if 5 greater than 2, अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो ये अपने आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट, जो भी मैसेज देना चाहो आप, 5 is greater than 5 is greater, ठीक है ना।
अब इसमें क्या होगा कि ये जो स्पेस है, स्टार्टिंग का स्पेस अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो ये जो स्टार्टिंग का स्पेस है ये होता है इंडेंटेशन, इसी को बोलते हैं। अगर आप इसकी जगह पे इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, मैं सोचो अगर मैं इसको हटा के इसको अगर मैं हटा दूं और यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ये एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जो भी मैसेज डालोगे ना वो इसमें एरर, क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन का मीनिंग ये रहता है कि ये कोड को डिसाइड करता है, ब्लॉक को डिसाइड करता है कि मीन्स ये लाइन अलग है और इसका ये अलग है। अगर मैं इसको अदर लैंग्वेजेस में लिखूं, जावा में लिखूं तो इफ 5 greater than 2 और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करूंगा मैं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट दूंगा और इसको क्लोज करूंगा। लेकिन पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट इंटर मार्क करोगे, इंटर करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी उसमें वो इंडेंटेशन मींस ब्लॉक को अपने आप असाइन कर लेगा कि ये इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। मींस इस लाइन के बाद इस ब्लॉक के नीचे जैसे यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज किया तो अब इसके सीधे इसके उसमें इक्वल में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखोगे ना वो सारे इसके इस ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। मींस आपको ब्लॉक डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में हम कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक को डिसाइड करते हैं, तो ये पाइथन इंडेंटेशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको स्पेस भी जो स्टार्टिंग का स्पेस है या लास्ट का स्पेस है वो भी हमारा पाइथन इंडेंटेशन में हम उसको नहीं दे सकते, नहीं तो अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, एरर उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कमेंट्स। पाइथन इंडेंटेशन में इतना ही है ना ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कमेंट्स। कमेंट्स का यूज होता है कि जैसे हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, सपोज दैट ये हमारा प्रोग्राम है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, ठीक है ना। सपोज दैट ये लाइन है, जैसे हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है और इस लाइन को हमने अगर इसमें लिखा है तो हमें मालूम है कि इस कोड का क्या यूज है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय परमानेंट नहीं होता है ना। जब जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्विच कर देता है, लेकिन जो कोड डिजाइन करती है कंपनी, जो काम डिजाइन करती है वो उसका परमानेंट होता है, ठीक है। आज आप नहीं है, कोई दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो एज ए सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड इसमें एक ऑप्शन है कमेंट्स का। कमेंट्स का यूज रहता है कि हम इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दे दें, हमने जो लॉजिक यूज किया है उसका हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें, और डिस्क्रिप्शन से क्या होगा कि जब कोई नया एम्प्लॉय अगर नया जो भी वर्कर है उसको खोलेगा तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उस लाइन का यूज उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें यूज करते हैं हैश साइन। हैश साइन के बाद जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे और प्रोग्राम को जब आप इंटरप्रेट करोगे, पाइथन जो होती है पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, कंपाइलर यूज नहीं होता। जब ये प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेट होगा तो इंटरप्रेटर हैश साइन को देखते ही इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। मींस इस लाइन को कन्वर्ट नहीं करेगा, इस लाइन को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये हमारे सोर्स कोड में रहेगा, ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप इसका सोर्स कोड देखोगे तो ये लाइन दिखाई देगी, इसका हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट के लिए नहीं है, सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है हमारा कमेंट। जबकि कोई सोर्स कोड देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये लॉजिक और ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन, ठीक है ना। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक लाइन में कमेंट देना है तब तो हम उसको एक लाइन में कमेंट दे देंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें और लाइन में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड एक तो ऑप्शन ये है कि हम इस लाइन के आगे भी हैश लगा दें,
और एक ऑप्शन होता है कि हम सेकेंड लाइन के आगे भी हैश साइन का यूज कर लें। एक ऑप्शन होता है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि हम इसको डबल कोट यूज करके इसमें जो लिखना है वो लिख दो और लास्ट में भी ये डबल कोट है, ठीक है ना, डबल कोट, इसको डबल कोट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसको हम बोलते हैं डबल कोट्स। आप डबल कोट्स के अंदर जितना भी लिखोगे, ओपनिंग डबल कोट्स और क्लोजिंग डबल कोट्स, इसके अंदर आप जो भी लिख दोगे वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे, तो इन लाइंस को, जो कि हमारे इसकी पैरेलल है, ठीक है ना, सिर्फ इस लाइन को हमारा इंटरप्रेटर देखेगा, इस लाइन को इंटरप्रेटर हमारा क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, इस लाइन को देखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा कमेंट्स का यूज है ना, कि अगर हमें डिस्क्रिप्शन देना है तो हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, डेटा टाइप्स का यूज होता है कि जैसे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आप लोगों ने MySQL में पढ़ा होगा, MySQL में भी डेटा टाइप्स थे। जो भी आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे उसमें सब में डेटा टाइप्स होती हैं। MySQL के डेटा टाइप्स हो गए, है ना, जावा के अपने डेटा टाइप्स हैं, पाइथन के अपने डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स हमें ये बताता है कि आपको किस टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का डेटा टाइप आपको यूज करना है। मीन्स अगर हमें न्यूमेरिक नंबर यूज करना है 2, 3, 4 हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए अलग प्रोविजन है डेटा टाइप की। हमें कैरेक्टर टेक्स्ट भी करना है यूज, तो उसके लिए अलग है प्रोविजन। सपोज दैट हमारे फ्लोटिंग पॉइंट की है 3 पॉइंट पर, इस टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अलग डेटा टाइप बनाया गया है। मीन्स अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले डेटा टाइप बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपको किसी का नाम लिखना है ना, जो अल्फाबेटिकली वैल्यू आपको यूज करनी है, अल्फाबेट जिसमें आना है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अल्फाबेट, सपोज दैट हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है हमें किसी का नेम ऐड करना, नेम डिस्प्ले करवाना है या यूज करना है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। अगर हमें नंबर्स यूज करने हैं तो इंट यूज करेंगे। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू यूज करनी है तो फ्लोट, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप होते हैं, क्रिएटिंग वेरिएबल। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं उसके साथ जो भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो हमारे होते हैं वेरिएबल्स। मीन्स मैंने कहा इंट x = 5, तो इंट तो हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। 5 इसमें क्या होगी, वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है ना। इंट हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो x में वैल्यू स्टोर होगी वो कैसी होगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पे x = लिख दूं 5.4 और प्रिंट करवाऊं x, प्रिंट करवाऊं मैं x को, अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो ओनली 5 प्रिंट होगी, 0.4 नहीं होगी। क्यों, इसका रीजन क्या होता है, इंटीजर का क्या होता है कि इंटीजर का जो साइज होता है, जब हम इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इसका साइज, हमारा जो मेमोरी में साइज क्रिएट होता है वो 2 बाइट क्रिएट होता है। फ्लोट के लिए जो साइज क्रिएट होता है वो 4 बाइट क्रिएट होता है। मीन्स इसके लिए हमारा इंटीजर के लिए एक ब्लॉक क्रिएट होता है
और फ्लोट के लिए हमारे 2 बाइट के 2 ब्लॉक क्रिएट होते हैं, जिसमें 5 इसमें स्टोर होगा, पॉइंट वाली वैल्यू इसमें स्टोर होगी। लेकिन आपने क्या किया कि इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें फ्लोटिंग वैल्यू आपने स्टोर करवाई है, जिसके लिए कि 0.4 के लिए कोई ब्लॉक था ही नहीं, मीन्स 0.4 स्टोर ही नहीं हुआ, तो वो डिस्प्ले कैसे होगा। तो इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग डेटा टाइप्स में हमारा डेटा है, डेटा का लॉस नहीं होता, डेटा का प्रिसिशन खराब नहीं होता, नहीं तो। लेकिन अगर आपने फ्लोट वेरिएबल यूज किया, अब मैं करता हूं इस जगह सपोज दैट जैसे मैंने एक फ्लोट वेरिएबल ये बाई इक्वल्स टू 5, इसमें भी हमारा डेटा का लॉस है, इसमें हमारे डेटा का नहीं, डेटा के साइज का लॉस है। जैसे अब फ्लोट बाई के लिए क्या क्रिएट होगा, 2 ब्लॉक क्रिएट होंगे 2 बाइट के, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू आप क्या स्टोर करवा रहे हो, 5 स्टोर करवा रहे हैं। तो ये हमारा जो है ना डेटा, ये जो हमारी मेमोरी है 2 बाइट की, वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इससे क्या होगा, सपोज दैट ऐसे वेरिएबल आपने अपने उसमें बहुत सारे ले लिए, तो क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मीन्स उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जिस डेटा टाइप की हमको रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का डेटा टाइप हमको यूज करना है, जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड है, हमको वही डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका या तो डेटा लॉस हो जाएगा, या आपकी सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। अब वेरिएबल के साथ कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, और आपको याद भी रखने होते हैं। जैसे वेरिएबल क्या होता है, पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मींस अगर आपने कोई वेरिएबल लिया एज, ठीक है, और आप लिया ये एज, मींस कैपिटल ए आपने यूज किया है और स्मॉल, तो दोनों की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको लिया है और आप इसको स्मॉल में यूज करना चाहो, एरर आ जाएगी। मींस दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल है, स्मॉल है, इसको ये रीड ही नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड सिंबल, हम इसको जानते ही नहीं है क्या है। अगर आपने स्मॉल में लिया है, कैपिटल में यूज कर रहे हो, तब भी आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर सपोज दैट आपके वेरिएबल स्टार्ट कर, जैसे हम क्या होता है कि कई बार हमें एक ही नेम के बहुत सारे वेरिएबल लेने होते हैं, है ना। जैसे मान लो एज नाम से अपने वेरिएबल, आपको जैसे स्मॉल एज से आपको एक से ज्यादा वेरिएबल बनाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 एज 9 एज, इस टाइप से नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो, एज 9, मतलब ये वेरिएबल वैलिड है, ये अनवैलिड है। मींस कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, या तो वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसमें आते हैं, ये तो वेरिएबल हो गया कि हमको कैसे वेरिएबल को क्रिएट करना है, कैसे वेरिएबल को डिजाइन करना है, बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा x = 5, है ना, y = जैसे मैंने लिख दिया ABC, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये बाय डिफॉल्ट इसको इंटीजर मान लेगा, इसको स्ट्रिंग मान लेगा। इसमें ये भी है, जावा में क्या होता है, जावा C++.NET में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन पाइथन में
ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसके आगे इंट लिखो या फ्लोट लिखो। ये बाय डिफॉल्ट इसको इंटीजर मान लेगा, जो वैल्यू आपने असाइन की है उस वैल्यू के साथ उसका डेटा टाइप असाइन कर लेगा ऑटोमेटिकली। अदर लैंग्वेज में क्या होता है, डेटा टाइप आपको असाइन करना पड़ता है, इसमें डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट करवाओगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, प्रिंट एक्स और प्रिंट बाई। ओके, आप चाहते हो कि मल्टीपल वेरिएबल भी एक साथ बना सकते हो, जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसमें आपको अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है, 5 6 7, तो एक्स वाई और जेड। आप चाहते हो कि सिमिलर वैल्यू असाइन करनी है, सिमिलर वैल्यू भी आप इसमें एक साथ असाइन कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 8, तो ये तीनों ही वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, सिमिलर एक ही होगी 8, है ना। और आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो और ऐसे भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल जो हमारे होते हैं, वेरिएबल हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। वेरिएबल हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं लोकल वेरिएबल, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, नाम से समझ में आ रहा है, लोकल और ग्लोबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जैसे जो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल का स्कोप और जो लिमिटेशन होता है, जिस ब्लॉक में आपने उसको क्रिएट किया है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक होता है। ठीक है ना, लोकल वेरिएबल का स्कोप जिस ब्लॉक में आपने क्रिएट किया है उस वेरिएबल का स्कोप उसी ब्लॉक तक लिमिटेड रहेगा। आप उस ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस करना चाहोगे तो एरर आ जाएगी। मींस आप चाहते हो कि आप जो वेरिएबल जहां आप क्रिएट कर रहे हो उसको वहीं यूज करके वो वहीं खत्म हो जाए, हमें आगे अपने प्रोग्राम में उसका कहीं यूज नहीं होना है, उसको हमें आगे कहीं हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम उसको लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी ब्लॉक में क्रिएट किया, वहीं पे यूज किया और अपने आप खत्म हो गया। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हमें मालूम है कि जो वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा कई जगह पे उसको यूज करना पड़ेगा। ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट आगे आ सकती है कि हम जिसको क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा एक से ज्यादा और अलग अलग ब्लॉक में उसको यूज करना पड़ेगा, तब हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, लोकल में तो जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया है ना, सपोज दैट ये फंक्शन आगे पढ़ाऊंगा, डेफ फन सी, ठीक है, मैंने लिखा x इक्वल टू ABC प्रिंट x, ठीक है, और मैंने इसको कॉल किया फंक्शन सी। देखिए ये फंक्शन का क्रिएशन है, फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, ये हमने कोई फंक्शन मीन्स क्या होता है, ब्लॉक। हमने अपने प्रोग्राम में जो मैंने बताया ना कि प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना, उसी को बोलते हैं फंक्शन। बाय यूजिंग द फंक्शन वी कैन डिवाइड और कन्वर्ट इन अ स्मॉल मॉड्यूल। अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में अगर हमें क्रिएट करना है तो हम फंक्शन बनाते हैं, कुछ नहीं है, सीधा उसके आगे कीवर्ड यूज होता है, कीवर्ड यूज करते हैं डेफ। कीवर्ड क्या होते हैं, चलो आपको बात आएगी तो कीवर्ड को भी थोड़ा बता देते हैं। कीवर्ड हमारे होते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मीन्स जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, बनाई जाती है, तो उसमें कुछ लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। कोई भी लैंग्वेज जब हम डिजाइन करते हैं ना तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, अल्फाबेट प्लस ग्रामर।
अल्फाबेट प्लस ग्रामर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लैंग्वेज बन जाती है। ऐसे ही जब कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज बनती है तो उसमें भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ उसके फंक्शंस होते हैं, है ना, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें भी कुछ कीवर्ड है। आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको ये पहले से बताए गए हैं, जब आपको लैंग्वेज पढ़ाई गई इंग्लिश, उसके पहले आपको अल्फाबेट बताए गए, है ना, इसकी वैल्यू बताई। जैसे अगर मैं इसकी लैंग्वेज की उसकी बात करूं तो आपको बताया गया है कि दैट का मीनिंग क्या है, दिस का मीनिंग क्या है ना। इस टाइप से आपको लैंग्वेजेस के बारे में, इसके बारे में बताया गया कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड है इंग्लिश में, ये रिजर्व वर्ड है। मैंने कहा वाई व्हाट जो भी है ना, इनका मीनिंग आपके माइंड में पहले से आपको रटाया गया, आपको याद कराया गया कि ये मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको व्हाट लिखना है ना, लिखना ये है और आप ऐसे लिख दो WHET, आप क्या कहोगे, नहीं सर ये तो स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि अगर हमें व्हाट लिखना है, दिस लिखना है, दैट लिखना है, तो इसमें ये वर्ड यूज, ये अल्फाबेट यूज करने हैं। इन अल्फाबेट्स को आप क्या कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग यूज तो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग इनको चेंजेस नहीं कर सकते। अपने अकॉर्डिंग इन कीवर्ड्स में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इनको आप अपने सेंटेंस में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ऐसे ही बात आती है अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का कुछ मीनिंग पहले से फिक्स है, उनको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड, जिनका मीनिंग हमारे इंटरप्रेटर को पहले से बताया गया है, इंटरप्रेटर को उनका मीनिंग पहले से पता हुआ है। किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते, किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। कीवर्ड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफ फंक्शन जो है वो क्या है, एक कीवर्ड है, यहाँ पर फंक्शन हमने क्रिएट किया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल है। ये ग्लोबल वेरिएबल है। एक्स इक्वल टू मैंने जो एबीसी लिखा है, ये हमारा कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पे यूज किया और ये हमारा फंक्शन की कॉलिंग है। मीन्स अगर कोई फंक्शन आपने क्रिएट किया है और अगर आपने उसको कॉल नहीं किया है, तो उसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं, जो भी मॉड्यूल लिखा है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई भी फंक्शन के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आप उसको कॉल करोगे, अदरवाइज वो फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की कॉलिंग है। फंक्शन का एग्जिस्टेंस तब आता है प्रोग्राम में जब हम उसको कॉल करते हैं। मीन्स जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई क्लास है, ठीक है ना, क्लास में हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर हमें किसी, ऐसे ही हमारी जैसे प्रोग्रामिंग है और उसमें 10 फंक्शन हमने बनाए या 20 फंक्शन बनाए, वो बने हुए हैं, ठीक है। तो हम जब इस स्टूडेंट को कॉल करेंगे, सपोज दैट प्रिंसिपल सर ने इसको कॉल किया या मैनेजमेंट ने इसको कॉल किया, जब हम इसको कोई बुलाने जाएगा तभी ये बच्चा उस ऑफिस में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से चला जाएगा ऑफिस में। जब इनको रिक्वायरमेंट है तो इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, किसी को भेजेंगे बुलाने के लिए, वो उसको बुला के लाएंगे, वो आ जाएगा। सेम, लेकिन ये यहाँ पे है तो है, क्लास में अवेलेबल है। ऐसे ही हमारा क्या होता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को, मॉड्यूल को डिजाइन कर देते हैं, लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको कॉल करते हैं और वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। फंक्शन का एक एडवांटेजेस और है, ये हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तो डिवाइड करता ही है। इसका एक एडवांटेजेस और है, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई कोड लिखा, ठीक है, मान लो इसमें पूरा इसका कोड 50 लाइन का कोड है, ठीक है, तो ये 50 लाइन का कोड हमारा क्या होगा,
कि जब जब आप इसको कॉल करोगे ये मॉड्यूल, जैसे आपने एक बार किया एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 टाइम्स किया 2 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स किया तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स इस कोड को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉल करना है। आपको कोड, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने प्रोग्राम में इसको 10 टाइम्स इसी मॉड्यूल को बुलाना है, इसी मॉड्यूल से कुछ काम करवाना है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें इसको सिर्फ कॉल करना है, बार बार इसको डिजाइन करने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारे रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब हम उस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये हमारा कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। अगर हम इसको x इक्वल टू यहाँ पे लिख दूं XYZ, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, मीन्स इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, या मैं लिख दूं, चलो कंफ्यूजन होगा, बाई लिख दूं इसको, बाई इक्वल टू XYZ। इस बाई का स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, लेकिन इस x का फंक्शन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहां तक आपका सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम चलेगा, जहां तक प्रोग्रामिंग चलेगी वहां तक इस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो, लेकिन बाई को आप सिर्फ इसी मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हो, इस मॉड्यूल के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें ग्लोबल कीवर्ड भी होता है, ग्लोबल कीवर्ड भी होता है। ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज होता है कि जैसे हमें अगर वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है ना, ग्लोबल इक्वल टू मैंने लिखा ABC, ठीक है ना, डेव फंक्शन, ओके, ग्लोबल x इक्वल टू XYZ, फंक्शन C प्रिंट x, मीन्स जैसे अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अगर हमें क्या करना है, चेंज करना है, ग्लोबल वेरिएबल की अगर हमें वैल्यू चेंज करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। मीन्स पहले x की वैल्यू क्या थी, ABC थी, लेकिन हम चाहते हैं कि x की वैल्यू एज ए लोकल मॉड्यूल पे, हमें लोकल प्लेस पे हमें x की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है, ABC से हमें XYZ रखना है, तो हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे x इक्वल टू XYZ, मीन्स इसकी जगह पे हम ये वैल्यू असाइन करेंगे, प्रिंट x करेंगे, तो अब जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, XYZ होगी। इस मॉड्यूल के लिए, ओनली इस मॉड्यूल के लिए हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल वेरिएबल हम यूज करते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमें अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करना है तो उस वेरिएबल को हम ग्लोबली बनाएंगे, और अगर हमें सिर्फ उसी मॉड्यूल के लिए यूज करना है तो हम लोकल वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।